हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसा गया आपका आज का एग्ज़ाम? क्लास 9th आपसे बात कर रही हूँ मैं। मैंने सैम्पल पेपर डाला था जिसमें मैं थोड़ा लेट हो गई क्योंकि मैं बड़ा बिजी चल रही थी। लेकिन मैं आपको गारंटी देती हूँ कि क्लास 10th से आपका सिलेबस बिल्कुल स्टार्टिंग से मैंने कराना है। वैसे तो मैंने पहले भी क्लास 10th का सिलेबस काफ़ी अपलोड किया हुआ है, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से चैप्टर वाइज आपका प्रिपरेशन स्टार्ट करवा दूंगी। तो अपनी 10th की प्रिपरेशन को टाइमली स्टार्ट करने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और जल्दी से मुझे ये भी बताना कमेंट बॉक्स में कि मेरे सैम्पल पेपर से कुछ हेल्प आपको मिली या नहीं मिली। तो ये है आपका फाइनल क्वेश्चन पेपर, 80 मार्क्स का, 3 आवर्स का था। ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़ ली होंगी। जल्दी से हम आज के वीडियो में इसका सॉल्यूशन करेंगे। ये आपकी मार्किंग स्कीम है वैसी ही जैसी मैंने आपको सैम्पल पेपर में दे रखी थी। तो जल्दी से हम शुरू करेंगे सेक्शन ए से। ठीक है, सेक्शन ए खंड क दोनों मीडियम में मैं कोशिश करूंगी समझाने की। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल नंबर? 1/√2 इरेशनल है, 2 - √5 इरेशनल अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। इसको ध्यान से देखो। 3 जमा वर्गमूल 5 घटा वर्गमूल 5, √5 से √5 कैंसिल होकर 3 आ गया, जिसे मैं p/q की फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो ये रैशनल है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर आ जाएगा। दूसरा प्रश्न, इस बहुपद की घात क्या है? व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2 + x + 2x² - 4x³ जो सबसे बड़ी पावर होती है वो पॉलिनोमियल की डिग्री या बहुपद की घात कहलाती है। तो 3 है सबसे बड़ी डिग्री। तो 3 यहाँ पर सबसे बड़ी पावर है, तो किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री या बहुपद की घात 3 हो जाएगी। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। तीसरा तो अपना आइडेंटिटी है, x जमा वाई, x घटा वाई, x + y इंटू x - y इज इक्वल टू x² - y²। चौथे पर आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है? ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। SAS ये भी होता है, AS भी होता है और SSS भी होता है। जो SSA है वो हमारा सर्वांग समता की कसौटी यानी क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी नहीं होता। तो सही ऑप्शन सी हो जाएगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, समीकरण -2x जमा 3y बराबर है 6 को ax जमा by जमा c बराबर है 0 के रूप में लिखो और b का मान बताओ। देखो इसमें क्या करना है, इसके राइट साइड में 0 है तो इस इक्वेशन में सबको अपने लेफ्ट में ले जाना है। तो -2x + 3y इज इक्वल टू 6 है, जिसको लेफ्ट में लाओगे तो -6 इज इक्वल टू 0। और जब हम इसका कंपैरिजन ax + by + c इज इक्वल टू 0 से करते हैं तो b होता है y का कोफिशिएंट और यहाँ y के आगे 3 है, तो b की जो वैल्यू है वो 3 आ जाएगी और ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दोनों मीडियम को समझ आ रहा होगा। सातवां देखो, ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण का मतलब राइट एंगल्ड ट्राइंगल, जिसमें कोण A 90 डिग्री का है, यानी कि जो 90 पे है वो A है। और AB और AC ये दोनों की दोनों साइड्स इक्वल हैं और ये 90 है, तो बाकी दोनों एंगल्स की वैल्यू क्या होगी? देखो अभी अभी आया आपके पेपर में ही आ गया। अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो एंगल B और एंगल C इक्वल हो गए, दोनों को x ले लिया। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो ये हो गया 180। तो ये हो गया 2x, x हो गया 2x, 90 को राइट में ले जाओ तो 180 में से 90 माइनस कर दो तो 2x बराबर 90 आ गया। डिवाइड कर दो 90/2, कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। तो एंगल बी और एंगल सी दोनों के दोनों ईच 45 डिग्री आ जाएंगे। प्रत्येक कोण 45 डिग्री का हो जाएगा। चलें आगे। ये मैंने भी सैंपल पेपर में डाला हुआ था। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, जिसकी त्रिज्या तो 6 है और ऊंचाई 7 है। ये बेलन है, सॉरी शंकु है, कोन है, त्रिज्या 6 है और हाइट आपकी 7 है, यानी h की वैल्यू 7 है, r की 6 है। और कोण की जो वॉल्यूम होती है वो होती है 1/3 पाई r²h। तो 1/3 पाई की जगह 22/7, r² की जगह 6 × 6 और h की जगह 7। 7 से 7 कट गया, 3 × 2 = 6
और 22 छिक्का 132 गुणा 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 264 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 9वें पे आ जाओ। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग 180 होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वेयर। ये तो फॉर्मूले अपने शायद 8th में भी आपके आ जाते हैं। तो ये आगे इंग्लिश में भी दे रखा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वेयर। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर होता है और उसका आधा होता है। अगर कोई ट्राइंगल है, मध्य बिंदु पर में होता है ये, उसकी दोनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो ये लाइन है, ये इसके तो समानांतर है और इसकी आधी है। अगर ये ए बी सी है और ये डी ई है तो डी ई बी सी का आधा होता है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन शायद लास्ट ईयर भी था। इस ट्राइंगल में एंगल ए बी सी, ये एंगल 69 है और ये एंगल 31, तो बी डी सी ये एंगल बताना है। देखो पहले ना ये ट्राइंगल देखो, ध्यान से देखना, ए बी और सी, रेड वाला ट्राइंगल देखो तो इसके दो एंगल हमें पता है, एक 69 और एक 31 है। तो एंगल ए कैसे आएगा? देखो ए प्लस बी प्लस सी 180 होता है, तो ए हमारा एज इट इज आ जाएगा, ए एज इट इज हो गया, बी 69 डिग्री हो गया, सी 31 डिग्री हो गया, इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए, इन दोनों को जोड़ दो, 9 और 1 10, 6 और 3 9 और 1 10, 100 आ गया। इसको उधर ले जाओ तो एंगल ए की वैल्यू हो गई 180 माइनस 100 यानी 80 डिग्री। अब आप कहोगे भाई ये तो आपने एंगल ए निकाला है, एंगल ए का मतलब हो गया बी ए सी, एंगल बी ए सी निकाल दिया 80 डिग्री और मुझे चाहिए एंगल बी डी सी। तो बेटा एक रिजल्ट अब आपको याद होना चाहिए कि किसी भी वृत्तखंड में बने हुए सभी कोण बराबर होते हैं। तो BC एक तरह की हमारी जीवा है, तो जो कोण BAC है और जो कोण BDC है दोनों बराबर होंगे। ठीक है, ये एक नंबर का है तो आपको इतना लंबा लिखना नहीं है, मैं तो सिर्फ समझा रही हूँ। तो BDC और BAC दोनों बराबर होंगे, तो BDC कितने का आ जाएगा? 80 डिग्री का, क्योंकि ए भी 80 डिग्री का आया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। एक त्रिभुज का आधार और ऊंचाई 10 और 6 हैं। द बेस एंड हाइट ऑफ ए ट्रायंगल आर गिवन, व्हाट विल बी द एरिया? ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार यानी कि बेस 10 है और ऊंचाई 6 है। बहुत आसान क्वेश्चन। 6 5 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वेयर यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14। आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं और बराबर होते हैं। डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर इक्वल। तो ये बात बिल्कुल सही है, जो रेक्टेंगल के डायगोनल होते हैं वो इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। 15वां। यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वह समानांतर चतुर्भुज होता है। जिस भी चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित ही समानांतर चतुर्भुज में करते हैं तो वो कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज। इंग्लिश में बोलूं तो पैरेललोग्राम होता है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 16। दी गई आकृति में पी क्यू और आर एस ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। 2 लाइंस पी क्यू एंड आर एस आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट ओ और एंगल पी ओ आर 60 है, ये 60 है, तो एस ओ क्यू। अरे बिल्कुल वर्बल क्वेश्चन है, दोनों वर्टिकली अपोजिट यानी शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा। 17वें पर चलते हैं, इससे आसान पेपर हो नहीं सकता। बारंबारता बंटन का आयत चित्र खींचने के लिए वर्ग 30 से 40 की समायोजित बारंबारता 30 to 40 की जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी? वो हमें एक छोटी सी टेबल यहाँ बनानी पड़ेगी। इस टाइप का क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ था। 0 to 20, 20 to 30 और 30 to 40 पे ही हमने जाना है। और ये फ्रीक्वेंसी है इनकी 7 10 10, बाकी भी मैं लिख देती हूँ 20 20 15 और 8। ठीक है, समायोजित फ्रीक्वेंसी यानी कि एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं? ये मैंने पूरा यहाँ पर वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल लिख लिए हैं। अभी मैं पहले इनकी विड्थ यानी कि जो चौड़ाई है वर्ग अंतराल की,
जो चौड़ाइयाँ हैं पहले वो लिख लेती हूँ सभी वर्ग अंतराल की। ये देखो, इसकी 0 से 20 की 20 है, इसकी 10 है, 30 से 40 की 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है और यहाँ 30 है। अब जो समायोजित बारंबारता, मैं केवल इसकी समायोजित बारंबारता निकालने जा रही हूँ, तो उसका हमारा जो फॉर्मूला होता है थोड़ा सा वो हमें याद रखना पड़ेगा। और वो हमारा फॉर्मूला होता है, ये तो हो गई फ्रीक्वेंसी, यानी कि वर्ग अंतराल, जिस वर्ग अंतराल की हम निकाल रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी बारंबारता 10 गुणा मिनिमम विड्थ। अब यहाँ 20 है, यहाँ 30 है और यहाँ 10 है, तो मिनिमम विड्थ भी 10 है और डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ बाय चांस क्या है कि सब कुछ 10 ही 10 है, सब कुछ 10 ही 10 है। फॉर्मूला क्या होता है कि जिस क्लास इंटरवल की हम बात कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी गुना मिनिमम विड्थ। अब ये जो विड्थ है ये वेरी कर रही है, कहीं 20 है, कहीं 10 है और कहीं 30 है। और जिस क्लास इंटरवल की बात कर रहे हैं उसकी हाइट हम यहाँ ले लेते हैं कि कितने, तो वो भी बाई चांस 10 है। तो 10 से 10 कट कर इसकी जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आएगी, जो एडजस्टेड समायोजित बारंबारता आएगी, वो बाई चांस 10 ही आने वाली है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। वर्ग अंतराल 150 से 160 का वर्ग चिन्ह यानी क्लास मार्क। क्लास मार्क का मतलब होता है कि दोनों फ्रीक्वेंसी को जोड़कर 2 से भाग कर दो, तो 0 6 5 11 3 2, वैसे भी 150 और 160 के बीच में 155 आता है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और 20 पर, जो कि हमारे केस स्टडी हैं। केस स्टडी में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हमें एक असर्शन मिलता है, अभिकथन, एक रीजन मिलता है, दोनों को चेक करना है कि दोनों ट्रू या फॉल्स क्या हैं, और ये हमें आंसर इसके अकॉर्डिंग देने हैं। अगर दोनों सही हैं और रीजन इसकी सही व्याख्या कर रहा है तो ए लेते हैं, रीजन सही व्याख्या नहीं कर रहा बी लेते हैं, एक सही और एक गलत है तो इनमें से चूज करते हैं। अब देखो, वर्गमूल 2 1.414 होता है, वर्गमूल 3 ये, तो ये कह रहा है कि वर्गमूल 5 इन दोनों का सम है, जो कि गलत, बिल्कुल गलत है। वर्गमूल 5 2 दशमलव कुछ होता है, ये यहाँ पे ये वर्गमूल का निशान भी नहीं आएगा, ये मिसप्रिंट है यहाँ पर, तो ये बिल्कुल गलत है। और धनात्मक संख्या का वर्गमूल हमेशा मौजूद रहता है, तो ये सत्य है। पहला असत्य है, दूसरा सत्य है। पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है। ध्यान से सुन लो, पहला गलत है, असर्शन गलत है और रीजन सत्य है, तो ऑप्शन डी ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। और अब जल्दी से देखते हैं सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। एक वृत्त में समान जीवाओं की अनंत संख्या हो सकती है, सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट इक्वल कोड्स। ट्रू है, एक सर्कल में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं और उन मान लो 5 सेंटीमीटर की मैंने कोड खींचने, तो 5 सेंटीमीटर की मैं इनफाइनाइट कोड्स खींच सकती हूँ, अनंत जीवाएं खींच सकती हूँ। एक वृत्त में समान जीवाओं की सीमित संख्या होती है, ये असत्य है और ये सत्य है, ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये था आपका कंप्लीट सेक्शन ए। अब सॉल्व करते हैं सेक्शन बी। ये है बेटा सेक्शन बी, जिसमें 2-2 नंबर के हमारे 5 क्वेश्चन है विद इंटरनल चॉइस है। 21वां क्वेश्चन है, 0.6 बार को p बटा क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, एक्सप्रेस 0.6 बार इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको देखो, पहले तो मैं एक बार 0.6 बार ही बता दूं। 0.6 बार का मतलब होता है 6666666। इसको x मान लो, 0.666 डैश डैश डैश। और इसका क्या तरीका होता है कि जितनी डिजिट्स रिपीट कर रही है दोनों तरफ उतने से मल्टीप्लाई कर दो। मैं इंग्लिश में भी बोल रही हूँ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, तो जब x को 10 से गुणा करेंगे 10x आएगा। और डेसिमल को जब भी 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उतने डिजिट्स डेसिमल आगे चला जाता है, तो ये डेसिमल उठकर यहाँ आ जाएगा 6 से, एक 6 के बाद, तो ये हो जाएगा 6.66666। अब इसी टर्म, इसको नहीं सॉरी, इस टर्म को भैया इसके नीचे लिख दो, तो ये हो गया बेटा 0.66666। दोनों को माइनस कर दो, सब्ट्रैक्टिंग घटाने पर, तो डैश में से डैश 0 0 0 0 पॉइंट, 6 में से 0 गया 6 और 10x में से 1x गया 9x।
डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 9x इज इक्वल टू 6 आ गया, x 6/9 आ गया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू 2/3 आ गई। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। 22वें पर आ जाओ। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, हर का परिमेयीकरण करो। 1/2 जमा वर्गमूल 3 को लिखा, एक बार इसको दोबारा लिखा, और जो नीचे प्लस का साइन है तो रैशनलाइज करने के लिए इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। ऊपर 1 है, 1 न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, अंश को अंश से गुणा करो, एक को 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा। और नीचे ध्यान दो, a प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी अभी अभी इसी पेपर में आई है, तो ये हो जाएगा a स्क्वेयर यानी कि 2 का स्क्वेयर माइनस रूट 3 का स्क्वेयर इज इक्वल टू, ऊपर वाले को तो छेड़ेंगे नहीं, नीचे 2 का स्क्वेयर तो 4 हो गया, रूट 3 से स्क्वेयर कट के 3 आ गया, 2 माइनस रूट 3/1 आ गया, क्योंकि 4 में से 3 गया 1, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। यानी जो डिनोमिनेटर में अपरिमेय संख्या थी वो परिमेय बन गई। अब इसमें एक चॉइस है, उसको देखते हैं। सरल कीजिए, हल कीजिए। वर्गमूल 3 जमा वर्गमूल 7 और वर्गमूल 3 जमा वर्गमूल 7, इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। यही दोनों टर्म बिल्कुल सेम है, तो मैं इसको रूट 3 प्लस रूट 7 का स्क्वेयर लिख सकती हूँ, तो ये बन जाएगा a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, क्योंकि ये हमारे पास आइडेंटिटी है कि a प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। अब रूट 3 से स्क्वेयर कट गया तो 3 आ गया, रूट 7 से स्क्वेयर कट गया तो 7 आ गया, और रूट रूट मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो 7 और 3 10 प्लस 2 रूट 21। दूसरा तरीका ये है कि अगर कुछ बच्चों को ये स्क्वेयर वाली आइडेंटिटी याद ना हो, तो जैसे 8th क्लास में करते थे कि रूट 3 को पकड़ो और पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, रूट 7 को पकड़ो पूरी ब्रैकेट से कर दो, तो भी यही आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। इसमें भी चॉइस है भाई, बहुत ज्यादा चॉइस दे रखी हैं। के का मान ज्ञात करो यदि x माइनस 1 px। ये क्वेश्चन कल मैं सैंपल पेपर में डाल रही थी और मैंने डालते डालते इसको स्किप कर लिया कि मैं कहीं फैक्टर वाला शायद ना आए, तो आप देख सकते हो मेरे सैंपल पेपर से आपको बहुत मदद मिली होगी। बिल्कुल डिट्टो यही क्वेश्चन मैं डालने वाली थी, लेकिन मैंने इसको वापस ले लिया कि मुझे ऐसा लगा कि फैक्टराइजेशन वाला शायद बच्चे भाई हो ना सिलेबस में, मेरे माइंड से कुछ ऐसा आया। तो ये कह रहा है कि अगर x माइनस 1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है तो k की वैल्यू निकालो। जब भी कोई पोलिनोमियल दूसरे का फैक्टर है तो वो उसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा। तो अब इसके लिए आपने क्या करना था कि x माइनस 1 को 0 रखो, -1 राइट में जाएगा, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, और ये जो px आपको पोलिनोमियल दे रखा है, बहुपद दे रखा है, इसमें x की जगह 1 रख दो। रख दिया, 1 पर वैल्यू निकालो, k इंटू 1 का स्क्वेयर 3 इंटू 1 प्लस k। 1 का स्क्वेयर 1, 1 को k से करोगे k माइनस 3 प्लस k में k जोड़ोगे 2k माइनस 3, वैल्यू आ गई p1 की। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो x माइनस 1 है ये इसका फैक्टर है, गुणनखंड है, गुणनखंड है तो p की वैल्यू 1 पे 0 आएगी। अब ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि x माइनस 1 px का गुणनखंड है यानी कि फैक्टर है, इसलिए p की वैल्यू 1 पे 0 हो जाएगी। p की जो 1 पे वैल्यू आ रही है वो 2k माइनस 3 आ रही है, तो 2k इज इक्वल टू 3 और k की वैल्यू आ जाएगी 3/2। क्लियर हो गया? अगले पार्ट पर चलते, इसी की इंटरनल चॉइस पर चलते हैं। हाँ जी, सीधी गुणा किए बिना 105 गुणा 106 105 इंटू 106 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, आइडेंटिटी यूज करनी है। तो 105 इंटू 106, 105 को बच्चे मैं लिख सकती हूँ 100 प्लस 5, 106 को 100 प्लस 6। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? x प्लस ए, दोनों में 100 सेम है तो पहली टर्म सेम है, दूसरी टर्म अलग है, तो ये आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी।
तो ये आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये बनेगा 100 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 और x की जगह आ जाएगा 100 और फिर a और b यानी 5 और 6 की मल्टीप्लाई। 100 का स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो 2 बार लगा देंगे 10,000। 5 प्लस 6 11 और 100 की मल्टीप्लाई और 6 5 जा 30। ये आ गया 10,000। 11 को 100 से करोगे 1100 प्लस 30, यहाँ जोड़कर देख लो, बिल्कुल सिंपल 03111 है ना। तो ये हो गया 1100 हुआ ना, बिल्कुल सही है। तो 11,130 ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसे आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी अपना चेक कर सकते हो मिस्टेक को। क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। के का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर है 2 y बराबर 1 समीकरण का हल। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ दीज टू वैल्यूज आर इट्स सॉल्यूशन। जब ये वैल्यू इसका सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इस इक्वेशन में x की जगह 2 और y की जगह 1 रख दो। तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू के, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू के और 7 इज इक्वल टू के। तो के की वैल्यू 7 आ जाएगी। और अब जल्दी से सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन। यूक्लिड की पहली और दूसरी अभिधारणा लिखिए। राइट फर्स्ट एंड सेकंड पोस्टुलेट ऑफ यूक्लिड। तो पहली अभिधारणा क्या है, बिल्कुल आप बुक से देख लीजिएगा कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक रेखा खींची जा सकती है किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच। आप इसको ऐसे भी ले सकते हो कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एक सीधी रेखा, अरे एक मिनट, एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। और जो दूसरा पोस्टुलेट है वो क्या कहता है कि किसी भी सीमित रेखा को, किसी भी सीमित रेखा को लगा लो, किसी भी सीमित माने एक फाइनाइट लाइन को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। किसी भी सीमित रेखा को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। इंग्लिश में करूं तो स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन एनी टू गिवन पॉइंट्स और ए फाइनाइट लाइन कैन बी एक्सटेंडेड अप टू इन्फिनिटी। इसको आप ऐसे भी ले सकते हो कि फाइनाइट टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, चलूं आगे। अब चलते हैं सेक्शन सी पर। अब स्टार्ट करते हैं बेटा सेक्शन सी का सॉल्यूशन। समीकरण 2x जमा वाई बराबर 7 के 3 हल लिखो। फाइंड 3 सॉल्यूशंस। सबसे पहले आपने इक्वेशन लिखनी है। अब इसमें एक बार x की जगह पर 0 पुट कर दो। x बराबर है 0 रखने पर 3 सॉल्यूशन का मतलब x और y की ऐसी 3 डिफरेंट वैल्यूज जो इसको सेटिस्फाई करें। तो 2 इंटू 0 प्लस वाई बराबर 7, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, वाई 7। तो x 0 और y 7 ये एक सॉल्यूशन आ गया। अब इसमें y की जगह 0 रख दो। y बराबर है 0 रखने पर, किस में रखने पर भैया, समीकरण नंबर 1 में। तो ये इस पे ध्यान रखना आप, ये जो मैं ब्लॉक में कर रही हूँ। तो 2x y की जगह 0 रख दिया इज इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू आ गई 7/2, y की वैल्यू आ गई 0। एक सॉल्यूशन ये आ गया। और अब इसके अंदर तुम क्या करो, x की जगह पर 1 रख दो। तो 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2 1 जा 2, 2 एकम 2 जमा वाई बराबर है 7, वाई बराबर है 7 कटा 2 यानी 5। तो x 1 और y 5, ये जो तीनों मैंने सर्कल किए हैं, एक ये और एक ये 3 सॉल्यूशन हो गए। तीनों का एक एक नंबर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाओ। 1/7 और 2/7 के बीच 3 अपरिमेय संख्या। फाइंड 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 1/7 एंड 2/7। इरेशनल नंबर्स, उसके लिए पहले आपको 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है जो कि होता है 0.142। 7 एकम 7, 3 7 चौक 28, 2 मैं वर्बली डिवाइड कर रही हूँ। 2 7 दूनी 14, 6 7 8 56, 4 7 5 35 और 7 7 49 और इसकी बारंबारता। और 2/7 का होता है 2 7 14, 2 5 10 और 11, 2 8 16 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौके 8 और 2 एकम, ये आता है।
1/7 लिख दिया और 2/7 लिख दिया। और अब आप लिख दो 1/7 व 2/7 के बीच आने वाली 3 अपरिमेय संख्याएं, 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 1/7 एंड 2/7। अपरिमेय क्या होती है? जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कभी भी खत्म ना हो, दशमलव खत्म ना हो और ना ही कोई रिपीटिशन हो, कोई आवर्ती हो। तो 0.14 से बड़ा और 2.8 के बीच में कहीं भी शुरू कर लो। मान लो मैंने ले लिया 0.14 है ना, 14 की बजाय मैं ले लेती हूँ 18, 01 001 ट्रिपल 01 4 बार 01 एंड सो ऑन। ये जो नंबर है ये इन दोनों के बीच 100% है। दूसरा नंबर ले लो, ये मैंने पहला ले लिया। दूसरा नंबर ले लो 0.19 01 001 ट्रिपल 01 4 बार 01 एंड सो ऑन। तीसरा नंबर ले लो 0.201 001 डबल 01 ट्रिपल 01 एंड सो ऑन। ये तीनों नंबर यहाँ पॉइंट देखो ना, 0.14 और 0.28 के बीच में आ रहे हैं तीनों, इनकी शुरुआत देख लो हैं। और बीच आगे के नंबर देखो तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, यानी कि ना तो खत्म हो रहे हैं ना रिपीट हो रहे हैं। तो ये 3 अपरिमेय संख्याएं आ गई। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाओ। उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके प्रसार करें, एक्सपेंड यूजिंग आइडेंटिटी। पहले तो मैं यहाँ आपको आइडेंटिटी लिख दूं, a + b + c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2ab + 2bc + 2ac। यहाँ a की जगह -2x, b की जगह 3y, c की जगह 2z। तो ये हो गया -2x का स्क्वायर जमा 3y का स्क्वायर जमा 2z का स्क्वायर जमा 2ab का मतलब पहली टर्म ब्रैकेट में दूसरी टर्म जमा 2 के ब्रैकेट में 3y गुणा 2z और फिर जमा 2ac 2 के ब्रैकेट में 2z और माइनस का 2x। सॉल्व कर दो, आइडेंटिटी मेंशन करनी थी। 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, 4x स्क्वायर, ये आएगा 9y स्क्वायर, ये आएगा 4z स्क्वायर। इसको सोल्व करो, जमा घटा घटा 2 दूनी 4 4 तिये 12xy जमा 2 तिया 6 6 दूनी 12yz और जमा घटा घटा 2 दूनी 4 दूनी 8xz। हो गया एक्सपेंड, बिल्कुल सिंपल। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। इसमें भी इसको एक्सपेंड करना है, प्रसारित रूप में लिखना है। ये टर्म है तो यहाँ जो आइडेंटिटी लगेगी वो लगेगी a - b का घन। ये होता है a³ - b³ - 3ab इंटू a - b। यहाँ आपने a की जगह x लेना है और b की जगह 2/3y लेना है। तो ये बनेगा x की घात 3 घटा 2/3y की घात 3 घटा 3ab। 3ab का मतलब 3 गुणा x गुणा 2/3y ब्रैकेट में x घटा 2/3y। ये बन गया x³। 2 का घन 8 3 का 27 y³ 3 से 3 कट गया, ऊपर ऊपर वाले रह गए 2xy और ब्रैकेट में x घटा 2/3y। चाहो तो इसको फिर मल्टीप्लाई कर दो, x³ है 8/27y³, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 2x स्क्वेयर y और फिर इन दोनों को कर दो तो माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4/3 xy स्क्वेयर। ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई। इसी की जो इंटरनल चॉइस दे रखी है उसको देखते हैं, उसमें हमें फैक्टराइज करना है। अब यहाँ भी हमारी आइडेंटिटी लगेगी, ये 27y³ + 125z³। तो देखो मेरी बात को समझो पहले, तो 27 होता है 3 का क्यूब, तो इसे मैं लिख सकती हूँ 3y का पूरे का क्यूब और इसको मैं लिख सकती हूँ 5z का क्यूब। यहाँ जो आइडेंटिटी लगेगी वो लगेगी a³ + b³ बराबर है a + b a स्क्वेयर माइनस ab + b स्क्वेयर। a की जगह 3y, b की जगह 5z। तो इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे यहाँ और ये बन जाएगा 3y + 5z बाहर और अंदर आ जाएगा 3y का स्क्वेयर माइनस 3y गुणा 5z और प्लस 5z का स्क्वेयर। हो गया, ये बन गया 3y + 5z और ये हो गया 9y स्क्वेयर माइनस 3 × 5 = 15 yz और जमा
25z²। और ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया यूजिंग दिस आइडेंटिटी। 3 नंबर में बहुत ही आसान क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 अपना यूक्लिड से आया हुआ है, बहुत ही आसान सा है ये भी। इन दिस फिगर अगर ACBD के बराबर है तो प्रूव करो कि ABCD के बराबर है। देखो आपको दिया गया है कि ACBD के बराबर है, AC तो ये है और BD ये है, इन दोनों में से BC घटा दो, दोनों तरफ BC घटाने पर तो AC घटा BC बराबर है BD घटा BC। और यहाँ आप यूक्लिड का रूल लिखोगे कि बराबर में बराबर घटाने पर बराबर आता है। यूक्लिड का अभिग्रहित है जो मैं यहाँ छोड़ रही हूँ कि बराबर में बराबर जोड़ो तो बराबर आता है, बराबर में बराबर घटाओ तो बराबर आता है, वो आप मेंशन करोगे यहाँ। अब AC ये था, ठीक है, और AC में से जैसे ही मैंने BC घटाया तो AB बच गया। लॉजिक समझ आ रहा है भाई? ध्यान से देखो, AC ये था, यहां तक था ये रेड कलर का, इसमें से ये BC माइनस कर दिया तो ये AB बच गया, तो यहाँ तो आ गया AB। और फिर अगले में भी ऐसे ही कर दिया, BD है ना, ये BD था तो BD में से मैंने BC माइनस कर दिया तो क्या बच गया, CD। और यही मैंने प्रूव करना था। सारा खेल यहाँ इस पोस्टुलेट, इस अभिग्रहित का है, तो ये आपने जरूर लिखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 जिसमें आपको इंटरनल चॉइस है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से है। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है, तिर्यक ऊंचाई 14 है, तो इसकी त्रिज्या और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, मैं पूरी डिटेल नहीं लिख रही हूँ, मैं सिर्फ आपको इसके हिंट दे रही हूँ। आपको L की वैल्यू 14 सेंटीमीटर दे रखी है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया 308 है। इसका फॉर्मूला होता है πRL, पाई की जगह 22/7, R पता नहीं है, L की जगह 14 इज इक्वल टू 308। R को लेफ्ट में रखो, बाकी सबको राइट में ले जाओ। 7 नीचे था, ऊपर चला जाएगा। 22 और 14 लेफ्ट साइड में ऊपर थे, नीचे चले जाएंगे। 14 दूनी 28 और 10 में से 8 गए, 14 दूनी 28 और 22 से 22 कट गया। R की वैल्यू 7 सेंटीमीटर आ गई, त्रिज्या आ गई। अब इस कोण का आपने निकालना है टोटल सरफेस एरिया। त्रिज्या पता है, तिर्यक ऊंचाई पता है, तो टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πRL प्लस πR², यानी πR इंटू L प्लस R। 22/7, R 7 है, L 14 है, जमा 7, 7 से 7 कट गया, 22 गुणा 14 और 7 21, 22 एकम 22, 2 22 दूनी 44 और 2 46, 462 वर्ग सेंटीमीटर। इसमें आपको उल्टा दे रखा था, क्षेत्रफल दे रखा था, तिर्यक ऊंचाई दे रखी थी, रेडियस निकालना था और बाकी का निकालना था। इसी में एक इंटरनल चॉइस दे रखी है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 है। गोला यानी फुटबॉल, और फुटबॉल में एक ही डायमेंशन होती है त्रिज्या, जो कि हमें नहीं पता। हमें उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमें फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 154 वर्ग सेंटीमीटर। और इसका जो फॉर्मूला होता है अभी अभी पेपर में आ चुका है, 4πR²। पहले इसकी हेल्प से त्रिज्या निकाल और फिर आयतन निकाल दो। तो 4 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या का वर्ग। इस 22/7 को और 4 को उस तरफ ले जाओ, 154 गुणा 7/4 गुणा 22, 22 7 154, ये हो गया 49/4। 49 7 का और 4 2 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, त्रिज्या आ गई 7/2। अब निकालना है इसका आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो जो स्फीयर की, गोले का जो आयतन होता है या जो वॉल्यूम होती है उसका फॉर्मूला होता है 4/3 πR³। तो 4/3, पाई की जगह 22/7, R³ का मतलब रेडियस को 3 बार, त्रिज्या को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। 7 से 7 कट गया, 2 दूनी 4 से 4 कट गया और 2 से ये कट गया 11, ऊपर आ गया 11 गुणा
सातु सातु 49/3, 11 99, 9, 11 चौक 44 और 9 53, 539/3 डेसिमल में बदल दो। 3 एकम 3, 5 में से 3 गया 2, 3 7 21, 3 निम 27, 2 और 3 छिंग 18, ऐसे समथिंग सेंटीमीटर क्यूब हमारा आयतन आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था और ये मेरे ख्याल से सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन था। अब चलते हैं जल्दी से सेक्शन डी पर। अब स्टार्ट करते हैं बच्चे सेक्शन डी। 5-5 नंबर के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 8x³ जमा y³ जमा 27z³ घटा 18xyz के गुणनखंड करो, फैक्टराइज। इसका नेचर देखो, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। 9th का पेपर तो इतना सिंपल होता है कि कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप रट लेना तो हो जाता है। x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz का जो फैक्टराइजेशन होता है वो ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। अब इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखो तो ये है बच्चे 8x³ प्लस y³ प्लस 27z³ माइनस 18xyz। इसे अब मैं होल क्यूब में लिखूंगी। 8 होता है 2 का क्यूब, तो 2x होल क्यूब y³ 3z होल क्यूब, और इसको मैं लिख सकती हूँ 3 गुणा 2x गुणा y गुणा 3z। अब इसका और इसका नेचर बिल्कुल मिलता है। x की जगह 2x आ गया, y की जगह y और z की जगह 3z। बस अब आपने ये वाली आइडेंटिटी मेंशन कर देनी है और इसको यूज करना है। तो ये बनेगा 2x प्लस वाई प्लस 3z ब्रैकेट में पहली टर्म का स्क्वेयर यानी 2x का स्क्वेयर जमा y का स्क्वेयर जमा 3z का स्क्वेयर, पहली और दूसरी की मल्टीप्लाई यानी कि 2x और y की मल्टीप्लाई और y और 3z की मल्टीप्लाई, और थोड़ा सा इधर कर लेते हैं इसको, और 3z और 2x की मल्टीप्लाई। बस इसको ओपन कर दो। 2x प्लस वाई प्लस 3z इंटू 4x² प्लस y² प्लस 9z² माइनस 2xy माइनस 3yz 3 दूनी 6zx। ये हमारा गिवन इस एक तरह के एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन आ जाता है। और इसी में एक इंटरनल चॉइस है, वो भी फैक्टराइजेशन की है, उसमें हमारा क्यूब की आइडेंटिटी लग जाएगी। ये देखो, इसको मैं यहाँ नीचे लिख लेती हूँ 8x³ प्लस 27y³ प्लस 36x² 54xy²। ये रहा। इसको करना है भैया फैक्टराइज। पहले तो इसको होल क्यूब में बदलो। तो ये देखो बेटा, ये है 2x का होल क्यूब और ये है 3y का होल क्यूब, और इसको अगर मैं लिखूं तो मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 4x² इंटू 3y। ध्यान से देखो, 3 4 जा 12, 12 3 12, 12 3 36, और इसको मैं लिख सकती हूँ 3 गुणा 2x गुणा 9y²। 3 दूनी 6 और 6 निम 54 लिख दिया। थोड़ा और इसको अगर मैं आगे लिखूं तो ये बन रहा है 2x की पावर 3, 3y की पावर 3, 3। इसको मैं लिख सकती हूँ 2x का पूरे का वर्ग, और इसको मैं लिख सकती हूँ 9y² को 3y का पूरे का वर्ग। अगर मैं 2x की जगह a और 3y की जगह b लगा दूं तो 2x की जगह a लगाऊं तो a की पावर 3, ये बन गया b की पावर 3, और ये बन गया 3 a की पावर 2 गुणा b और 3 a गुणा b की पावर 2। ये किसकी आइडेंटिटी है? थोड़ा और कर दूं इसको, a³ प्लस b³ 3ab कॉमन तो a प्लस b आया याद। ये बन रहा है a प्लस b का होल क्यूब। मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकती थी, बट हो सकता है कुछ बच्चों को ना ध्यान हो, तो a की जगह 2x लगा दिया, b की जगह 3y का होल क्यूब। और होल क्यूब का मतलब है 2x प्लस 3y को खुद से ही 3 बार मल्टीप्लाई करना, तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? ये क्वेश्चन नंबर 32 था। अब चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 33 पर। चैप्टर नंबर 6 में से है, हिंदी इंग्लिश में सेम है ये।
ABCD के पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ, इसी स्क्रीन पर बता दूंगी। और एंगल APQ, ये इतना एंगल 50 है, ये Y है, ये X है और ये 127 डिग्री है। तो अब आपने करना क्या है, X और Y की वैल्यू निकालनी है। भाई देखो मेरी बात सुन लो, ये दो लाइंस तो पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है। ये जो बात मैं बता रही हूँ ये पेपर में लिखनी थी। जब दो लाइंस पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल हो तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर अंतः एकांतर कोण, तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल बराबर है। तो 50, ये पूरा एंगल कैसे बन रहा है, 50 और y से, तो 50 जमा y बराबर 127 अंतः एकांतर कोण। तो y हो गया 127 घटा 50 यानी 77 डिग्री हो गया। ये y की वैल्यू आ गई 77 डिग्री। अब x निकालना है, दो तरीके हैं x को निकालने के, या तो ये कोण पता है इसको निकाल लो और फिर त्रिभुज के तीनों कोणों का सम, नहीं तो 8वीं क्लास में आ जाता है कि किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण है वो सामने वाले दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये जो है हमारा ये बाह्य कोण है, तो ये इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा, ये इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। तो ये है x और ये है y। तो x और y का जो जोड़ होगा ना ये 127 के इक्वल होगा। तो x जमा y बराबर है 127 डिग्री, y की वैल्यू 77 है, तो x प्लस 77, तो x की वैल्यू आ गई 127 घटा 77 यानी कि 50 डिग्री। तो x आ गया और y आ गया। बहुत आसान है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है क्लास 9th का। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 34, 34वां क्वेश्चन। ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। ABC में तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, और अगर मैं कलर चेंज करूं तो DBC में ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। और हमें ये प्रूव करना है कि एंगल ABD और ACD बराबर है। ठीक है भाई, तो इसको कैसे करेंगे, थोड़ी सी इसमें करेंगे हम कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे कि हम A को अपना D से ज्वाइन कर देंगे। हमें प्रूव क्या करना, ये बात का ध्यान करना, ABD यानी ये एंगल इसके इक्वल दिखाना है। तो अब जिस तरह मैंने किया है ना, ऐसे कंस्ट्रक्शन करनी है। और एक तो ये वाला ट्रायंगल लेना है, और अगर मैं ब्लू कलर में कर दूं तो एक ये वाला ट्रायंगल लेना है। त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD में ध्यान दो, जो AB साइड है वो AC के इक्वल है, क्योंकि दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है दिया है। और जो बच्चे ये BD साइड है, कलर बदल दूं, जो BD साइड है वो CD के इक्वल है, ये भी हमको दिया गया है। और ये जो बीच में लाइन खींची है AD, ये तो कॉमन है, AD के इक्वल है। इस लेफ्ट वाले ट्रायंगल की तीनों साइड्स और राइट वाले ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल आ गई। तो SSS सर्वांग समता नियम से ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांग सम हो गए। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कोरस्पोंडिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ये दोनों एंगल्स, एंगल ABD और एंगल ACD भी इक्वल होंगे, जिससे हम CPCT बोलते हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अंग समान होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और अब जल्दी से लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन D का, जिसमें इंटरनल चॉइस है, उसको सॉल्व करते हैं। एक त्रिभुजाकार भूखंड की 35वां क्वेश्चन, भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7। द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन दिस रेशियो एंड द पेरीमीटर इज 300। फाइंड इट्स एरिया। भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जब हमें भुजाओं का अनुपात दे रखा है, रेशियो गिवन है, तो हमने मान लिया पहली भुजा A 3x है। मैं फिर कह रही हूं, मैं सिर्फ आपको आइडियाज दे रही हूँ। दूसरी भुजा B 5x है और तीसरी भुजा C 7x है। पेरीमीटर यानी परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़, जो कि 300 है। तो 3x जमा 5x जमा 7x बराबर है 300। 5 और 3 8 और 7 15, x बराबर है 300। और बेटा जी x की वैल्यू आ जाएगी 300/15 यानी 20, 15 दूनी 30। जब x की वैल्यू 20 आ गई तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ जाएंगी। पहली भुजा A यानी 3x यानी कि 3 गुणा 20 60 आ जाएगी। दूसरी भुजा हो गई 5x यानी कि 5 गुणा 20 100 आ जाएगी।
तीसरी भुजा है 7x, 7 गुणा 20 यानी 140। परिमाप यानी पेरीमीटर हमें पता है, तो अर्ध परिमाप उसका आधा यानी सेमी पेरीमीटर इज द हाफ, तो S 150 आ जाएगा। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है जो कि हीरोन से ज्ञात करेंगे। अब क्षेत्रफल के लिए हीरोन का फॉर्मूला हम सबको पता है, तो आपने ये बात वहां लिखकर आनी थी एग्जाम में कि हीरोन सूत्र द्वारा यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर है S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी का अंडर रूट। सब चीजें अब आपके पास हैं। S है 150, ए है 60, ये रहा, बी 100 और ये 140, तो 150 घटा 100 और 150 घटा 140। इसको सॉल्व करो तो 150, 150 में से 60 गए 90, 100 गए तो 50 और 40 गए तो 10। पहले तो ना इसके 10-10 के फैक्टर कर लो, 15 गुणा 10, 9 इंटू 10 और भैया 5 इंटू 10 और खाली 10। और अब इसके जितने ज्यादा हो सके उतने प्राइम फैक्टर्स कर दो, तो 15 के हो जाएंगे, 15 के हो जाएंगे 3 गुणा 5, 10 का एक तो छोड़ दो, ये हो गया 3 गुणा 3, इस 10 को भी 10 ही रहने दो, और गुणा 5 और गुणा 10 गुणा 10। अब इनकी कर दो पेयरिंग, देखो मैं करती हूँ पेयरिंग कलर वाइज, इन दोनों की पेयरिंग हो गई और 10 की 10 से हो गई। अब भैया 3 और 3 की पेयरिंग हो गई और 5 और 5 की पेयरिंग हो गई। जो पेयरिंग हो गई उनको बाहर निकाल लो, तो भाई 3 2 बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा, 5 2 बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा, 10 4 बार है तो 2 बार बाहर आ जाएगा, और ये 3 अकेला रह गया जो अंदर रह जाएगा। 3 5 15, 1500 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वेयर हमारे उस ट्रायंगुलर प्लॉट का एरिया आ जाएगा। सिंपल सा था। इसी में एक इंटरनल चॉइस दे रखी है जो कि हमारी उससे है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से, उसको देखते हैं। ये है अपना इंटरनल चॉइस, ये इंटरनल चॉइस है। ये फिर से कोण का आ गया, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोण हमें गिवन है, डायामीटर दे रखा है जिससे हमें व्यास से त्रिज्या मिल जाएगी, तो ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके लिए हम साइड में थोड़ी जगह बना लेते हैं। शंकु है तो शंकु के आधार का व्यास दे रखा है 28, यानी त्रिज्या रेडियस इसका आधा होता है 14 सेंटीमीटर। मान लिया L तिर्यक ऊंचाई है और H ऊंचाई है। अब हमें शंकु का आयतन दे रखा है 9856 घन सेंटीमीटर, और आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वेयर H। ठीक है, तो 1/3 गुणा 22/7, और r का मतलब त्रिज्या कितनी बार, 2 बार, r स्क्वेयर है ना, और h, इससे अब आपको h मिल जाएगा। h को तो यहीं रखो, बाकी सबको राइट में ले जाओ। ये 3 और 7 नीचे थे, ऊपर चले जाएंगे, और ये जो ऊपर की टर्म्स है 22 गुणा 14 गुणा 14 नीचे आ गए। अब देखो भैया, मेरे ख्याल से ये 22 पे पूरा कट जाएगा अगर मैं डिवाइड कर दूं मूजबानी, तो 22 चौक 88 है। मैं आपको यहाँ डिवाइड करके भी दिखा देती हूँ। 9 8 5 6 को 22 से करें तो 22 चौक 88, 0 1 5, 22 चौक 88, 22 पंजे 110, तो भैया 15 में से 8 गया 7 और 22 8, तो ये आ गया, बिल्कुल कट गया, 448 आ गया, 448 आ गया। अब 448, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। अब ये 14 पे चला जाना चाहिए, 14 एकम बिल्कुल चला गया, 14 एकम 14 और 14 छिक 84, और ये 3 बच गया, तो 16 ये 48 आ गया। तो H की वैल्यू आ गई हमारी 48 सेंटीमीटर, और रेडियस आपका आ रहा है 14 सेंटीमीटर, तो पहला आंसर आ गया। अब निकालो तिर्यक ऊंचाई यानी कि स्लांट हाइट, और स्लांट हाइट होती है बच्चे L, और L स्क्वेयर होता है R स्क्वेयर प्लस H स्क्वेयर। R हो गया 14 का स्क्वेयर और H का हो गया 48 का स्क्वेयर। पहले इनको सॉल्व करो। 14 का 196 होता है, 48 का मुझे भी याद नहीं, 8 8 64, 8 चौक 32 और 6 38, 4 8 32, 4 चौक 16 और 3 19, 4 8 और 2 10, 9 और 3 12 और 1 13, 2304।
इन दोनों को जोड़ दो, 6 और 4 10, 9 और 1 10, 5 2500 आ गया एल स्क्वेयर। दोनों तरफ वर्गमूल करोगे तो एल की वैल्यू 50 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये पहला आंसर था। ये तिर्यक ऊंचाई हमारा दूसरा आंसर आ जाता है। 2500 का 50 समझ आ गया ना। 2500 का अंडर रूट करोगे तो 50 आएगा। तीसरा पार्ट है इसका, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। कर रखा है हमने पहले भी। शंकु का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो होता है पाई आर एल। पाई है 22/7, रेडियस है 14 और एल है 50। 7 दूनी 14। देखो ये तो हो गया 22 और 50 दूनी 100। ऐसे गुणा किया करो। 22 को 2 से नहीं किया मैंने, 22 2 जा 44, 5 से करती लंबा पड़ता है, इधर कर दिया तो ये हो गया 2200 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये मेरा तीसरा आंसर आ गया। ये पूरा क्वेश्चन मैंने एक फ्रेम में कर दिया है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। ये था पूरा सेक्शन डी। जल्दी से सॉल्व करते हैं सेक्शन ई। अब हम सॉल्व करेंगे बेटा सेक्शन ई, जो केस स्टडी बेस्ड है। 4 नंबर के 3 क्वेश्चन है। 5 दोस्त। 36वां क्वेश्चन मैं करने जा रही हूँ, चैप्टर नंबर 3 से है, बहुत आसान है। 5 दोस्त अलग अलग बिंदुओं पी क्यू आर एस टी पर खड़े होकर खेल खेल रहे हैं। रोहन उन्हें खेलते हुए देख रहा है। रोहन के दिमाग में कुछ प्रश्न आ रहे हैं, उस आकृति को देखकर रोहन के प्रश्नों का उत्तर दें। पहले मैं इसी क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में भी ले लेती हूँ। ये सेम डायग्राम है। 5 फ्रेंड्स आर प्लेइंग एंड रोहन इज वॉचिंग देम प्लेइंग। तो सम क्वेश्चंस आर अराइजिंग इन हिज माइंड, तो उनका आंसर आपने देना है। दोनों में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, ऐसा है नहीं कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे उन्हें हिंदी बिल्कुल समझ ही नहीं आती है। सुनो ध्यान से। उस पहला क्वेश्चन है, उस बिंदु का नाम बताइए जिसका y निर्देशांक 0 है। y0 कहाँ होता है? x अक्ष पर। तो वो बिंदु Q है, क्योंकि Q का जो निर्देशांक है वो -3,0 है। तो उस बिंदु का नाम हो गया Q -3,0। तृतीय चतुर्थांश में कौन सा बिंदु है? ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो तीसरे चतुर्थांश में बिंदु है आर। विच पॉइंट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट? तो आर। आर आप बता भी सकते हो, -2, -3। केवल आर बताने से भी पूरे नंबर आपको मिल जाने थे। तीसरा प्रश्न है, पी के निर्देशांक क्या है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। तो ये 1 और ये 1, तो पी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1,1। टी के निर्देशांक x 4 और y -2, ये t है। तो t के कोऑर्डिनेट्स हो गए 4, -। तो इंग्लिश मीडियम वालों को समझ आ गया होगा पहला क्वेश्चन कि फाइंड ए पॉइंट एट विच y कोऑर्डिनेट इज 0। y 0 कहाँ है? यहाँ है। तो क्यू पे है, थर्ड क्वाड्रेंट में आर है। पी और टी के कोऑर्डिनेट्स मैं अभी बता चुकी हूँ। अब चलते हैं क्वेश्चन 37 पर। ये तो पूरी एक कहानी दे रखी है, इसको पढ़ने की जरूरत है। कोविड-19 में कोरोना वायरस आया था, जिससे तीव्र श्वसन सिंड्रोम, कोरोना वायरस 2 के कारण होने वाली बीमारी की 2019 की चल रही महामारी थी, दिसंबर 19 में हुई थी। 80 रोगियों की आयु दर्ज की गई और तालिका बनाई गई। ये कहानी है, एक टेबल बनाई गई है, ठीक है। यही इंग्लिश मीडियम में कहानी दे रखी है कि भाई कोविड से अफेक्टेड लोगों की एक लाइन दे रखी है कि 5 से 15 साल के 6 पेशेंट थे, 15 से 25 के 11, इस एज के 21, इस एज के 23, 14 और 5। हिंदी इंग्लिश में सेम है। उच्चतम आवृत्ति वाला वर्ग अंतराल बताइए। इंग्लिश में भी मैं साथ साथ ले लेती हूँ, इंग्लिश अगले पेज पर है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास इंटरवल, ये देखो, इसको भी ले लेते हैं इंग्लिश में। देखो, स्टेट द क्लास इंटरवल विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 23। कौन सी क्लास इंटरवल है? 35 to 45। हो गया पहला क्वेश्चन। कौन सा आयु वर्ग सबसे कम प्रभावित हुआ? विच एज ग्रुप वाज लीस्ट अफेक्टेड। जिसमें सबसे कम लोग हैं वो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। सबसे लो ये हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा है ये सबसे कम है। 5 लोग ही बीमार थे 55 से 65 की एज में। तो सबसे कम लोग इसी एज ग्रुप में बीमार हुए। कौन सा आयु वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हुआ? पहले का और तीसरे का सेम आंसर है। सबसे ज्यादा लोग 35 से 45 की एज वाले हुए।
45 वर्ष और उससे अधिक आयु के कितने मरीज भर्ती किए गए? 45 से ज्यादा। अब ध्यान देना, 45 वाला कॉलम ये भी है और 45 से ज्यादा वाला ये भी है, तो 14 और 5 19 लोग थे जो 45 या उससे ज्यादा के पेशेंट एडमिट हुए थे। इंग्लिश मीडियम में फिर से बता दूं, क्लास इंटरवल मैंने बता दिया, एज ग्रुप बता दे, विच एज ग्रुप वाज मोस्ट अफेक्टेड, तो सबसे ज्यादा यही एज ग्रुप अफेक्टेड था। और लास्ट, एक मिनट, लास्ट ऑप्शन था कि 45 इयर्स से ज्यादा कितने पेशेंट एडमिट थे, तो ये दोनों लेने हैं भाई 45 से ज्यादा में। सुन रहे हो मेरी बात को भाई? 45 से ज्यादा में ये भी 45 से ज्यादा है और ये भी, तो 14 और 5 19 पेशेंट्स थे। और अब जल्दी से देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, और ये अपना फिर से हीरोन में से आ जाता है। राम सरन एक किसान है, त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 240, 200 और 360 है, वह उसमें गेहूं उगाना चाहता है। देखो 240 ये एक खेत है उसका जिसमें उसने गेहूं उगाने, देख लो। इसी खेत के संलग्न 240, 320 और 400 मीटर वाला एक अन्य खेत है। एक खेत और है उसका, ये वाला, ठीक है। ये पूरा एक पूरा खेत है जिसमें वह आलू और प्याज उगाना चाहता है। उसने खेत की सबसे लंबी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से जोड़कर दो भागों में विभाजित कर दिया। इस कहानी को सुन लो। ये जो ब्लू कलर का खेत है ये इसकी सबसे लंबी भुजा है, सुन लो ध्यान से। और उसका जो मध्य बिंदु है ये मिड पॉइंट है, यानी कि ये वाली साइड भी 200 है और ये वाली भी 200 है। और दो पार्ट कर दिए, एक में आलू लिख रखा है, आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ आलू लिख रखा है और यहाँ प्याज लिख रखा है। अब इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस स्टेटमेंट को मैं इंग्लिश में भी साथ साथ पढ़ दूं ताकि हमें दोबारा मेहनत ना करनी पड़े। राम सरन इज ए फार्मर, राम सरन का एक फील्ड है जो ये वाला फील्ड है जिसमें वो गेहूं उगाएगा, क्लियर हो गया। उसके अलावा एक ये पूरा खेत और है जिसमें ये मिड पॉइंट है, यहां से इसने इसको मिलाया तो इतना पोटैटो और इतना ओनियन हो गया, ठीक है। अब इन सब जानकारी के आधार पर आपने इन क्वेश्चंस के उत्तर देने हैं। फाइंड द सेमी पेरीमीटर ऑफ व्हीट फील्ड। व्हीट कहाँ उगा रहा है? वो व्हीट यहाँ उगा रहा है, यहाँ गेहूं उगा रहा है, तो इसका सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप बताना है। भाई इसका परिमाप क्या होगा? पेरीमीटर क्या होगा? तीनों भुजाओं का जोड़, 240, 360 और 200, 0, 6 और 4 10, 1 2 2 4 और 1 5 और 3 8, 800 तो पेरीमीटर आया है, तो अर्ध परिमाप 800 का आधा यानी कि 400 मीटर आ जाएगा। दोनों मीडियम को समझ आ गया कि ये है गेहूं वाला खेत, व्हीट फील्ड, इसका पेरीमीटर निकाला और फिर उसका सेमी पेरीमीटर निकाला। अब कहता है उस खेत का अर्ध परिमाप ज्ञात कीजिए जिसमें वह आलू और प्याज उगाना चाहता है। अब आलू प्याज वाला खेत और देख लो भाई, इसको साफ कर दो। आलू प्याज वाला खेत अब मैं अलग से अगर लूं तो ये वो पूरा खेत है जिसमें वो आलू और प्याज उगाना चाहता है। एक साइड 400 है, एक 320 है और एक ये 240 है। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये हो गया 400, 320, 240, 0, 4 और 2 6, 4 और 3 7 और 2 9, 960, ठीक है। इसका भी अर्ध परिमाप बताना है, सेमी पेरीमीटर बताना है, तो 2 4 जा 480 आ गया। तो इस खेत का अर्ध परिमाप हो जाएगा 480 मीटर। तो आपने इसको, क्योंकि 2 नंबर में तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है, क्लियर हो गया। और देखो इंग्लिश मीडियम में भी देख लो, सेमी पेरीमीटर ऑफ फील्ड वेयर ही वांट्स टू ग्रो पोटैटो एंड ओनियन। थर्ड देखो कितना आसान है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ होल फील्ड, पूरे खेत का केवल परिमाप। ये पूरा खेत है, इसकी चारों साइड्स हैं 400, 400, 360, 200, 320, 400, 360, 200 और 320, 0 6 और 2 8, 3 2 5 और 3 8 और 4 12, तो ये हो जाएगा 1280 मीटर। सेम हिंदी मीडियम वालों ने लिखना था। कोई एरिया का इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिल सकता, इससे आसान क्वेश्चन पेपर नहीं मिल सकता। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन था।
और फिर मैं आपको याद दिला दूं कि 10th क्लास में स्टार्टिंग से ही अपनी प्रिपरेशन करने के लिए मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो। मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन करो, क्योंकि मैं उस पर रेगुलर अपडेट्स डालती रहती हूँ, मैंने क्या लेक्चर्स बनाए हैं। और अपनी फाइनल एग्जाम्स तक, 10वीं तक मुझसे आपने जुड़े रहना है, तब आपको पता लगेगा कि क्या बेनिफिट आपको हुआ है। और ये वीडियो लेक्चर अगर पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।